दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके बारे में, और उसका टॉपिक है कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय। इससे पहले हम लोग 11 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से उसका प्लेलिस्ट है चैनल में बना हुआ, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। साथ में अगर दोस्तों आप लोग डेली करंट अफेयर जो कुमार गौरव सर का है उसका शॉर्ट फॉर्म में फास्ट में अगर नहीं देखते हैं तो वो भी सुबह 6 बजे डेली आता है, तो आप लोग उसके भी जाके कुमार गौरव डेली करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गंवाए इसको शुरू करते हैं। हमारा आज का ये टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों। तो किसके पास है ये, तो ये संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की जो है हमारा ये 28 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों उसका नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं दोस्तों, तो कुल 34 हो सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है, तो दोस्तों ये किसके पास है, ये संसद को है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद की अनुशंसा पर जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों का सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है ये किसी अन्य जगह पर भी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है दोस्तों, तो ये 65 वर्ष होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है दोस्तों, तो ये कौन सा है, तो अनुच्छेद 134 का फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो कम से कम जो है न्यायाधीश की संख्या ये 5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 5 है और अनुच्छेद 124 से 147 तक है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है कितना, 124 जो अनुच्छेद है उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन कैसे हुआ था उसका प्रावधान है। अनुच्छेद अगर 126 की बात करें तो इसके अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 126 के तहत। 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। अनुच्छेद 128 की बात करें तो इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 के तहत जो है कि जो भी न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के वो अगर रिटायर कर चुके हैं तो उनको भी जो है उसमें उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है अनुच्छेद 128 के तहत। अनुच्छेद 129 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 29 में जो है 129 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 130 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की जो है मुख्य न्यायाधीश के पास शक्ति होता है। अगला है कि अनुच्छेद 131 में जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल आधिकारिकता का विवरण है किसमें, अनुच्छेद 131 में है। अनुच्छेद 136 की बात करें तो इसमें अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है अपील के लिए 136 में। अनुच्छेद 137 में जो है
कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय जो है अपनी निर्णय अगर कोई फैसला सुना देते हैं तो अनुच्छेद 137 के तहत जो है उस पर फिर से विचार कर फैसला सुना सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 141 है, इसके अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। कि उच्चतम न्यायालय अगर कोई कानून बना देता है तो सभी न्यायालय को द्वारा लागू करना उसका बाध्य होता है। 141 के अंतर्गत है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है कि इसमें राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 143 में है। अगर हम लोग 145 अनुच्छेद की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को से विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। किसके? अनुच्छेद 145 में। अगर 146 की बात करें तो इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 146 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर जो है भारित होती है। नेक्स्ट हम लोग 27 पेज देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 पेज का कि केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इनकी मूल आधिकारिकता के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? ये प्रतिपादित किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, मूल ढांचा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जो है तदर्थ न्यायालय जो है न्यायाधीश की नियुक्ति होता है। ठीक है, प्रावधान इसमें है। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो यह है अनुच्छेद 137। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है क्या? न्यायिक समीक्षा। अगला देख लेते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है दोस्तों? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों के प्रावधान आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है। अब न्यायाधीशों को प्राप्त उन मुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 121 है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसके से संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। ठीक है, हटाने के मामले में किया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना जो है के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर क्या क्या प्रतिबंध है? तो कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष जो है वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 124 के 7 में वर्णित है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? ये थे न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। ये प्रथम दलित न्यायाधीश थे भारत के। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालयों से किसे परामर्श लेने का अधिकार है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी।
अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 भागों में बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसको 4 भाग में विभाजित किया गया। पहला कौन सा है, तो संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील जो है ये अनुच्छेद 132 में है। सिविल विषयों से जुड़ी अपील जो है अनुच्छेद 33 में है। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील 134 में है। और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील जो है ये अनुच्छेद 136 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए दोस्तों, तो कम से कम 10 वर्ष करनी चाहिए। अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला है कि भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो ये उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अगला है कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश में से हुआ है दोस्तों, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। अगला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी विषयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्चतम न्यायालय में जो है अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी की जाती है। अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ और नेक्स्ट क्लास हम लोग 13 करेंगे, ये राज्यपाल के बारे में करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, साथ में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट करें दोस्तों। साथ में आप लोगों का डेली करंट अफेयर का पीडीएफ चाहे ये सार संग्रह जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।